हेलो गाइस। आप लोगों के 12 में से 5 पार्ट्स मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं छठा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, 6th पार्ट। ठीक है, जो वीडियोस हैं आप पार्ट्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के ये 5 पार्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, PDF फॉर्मेट में उसी के अकॉर्डिंग सारी वीडियोस रही हैं। अब यहाँ से मैं पार्ट नंबर 6 ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट करूँगा और टोटल मिला के 12 पार्ट्स तक हम जाएंगे। यहाँ पे हमारा बेसिक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना विलंब करते हुए। जो छठा पार्ट है वो है हमारा रेस। ठीक है, तो रेस के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो निकाल लीजिए सबसे पहले पार्ट नंबर 6 ऑफ फ्रॉम रेस। ठीक है, तो रेस में सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे रेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया 1965 में, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स। ठीक है, जो रेस का कॉन्सेप्ट है वो बदला है समय के साथ। ठीक है, उसके बाद है रेस इज़ अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है जेनेटिक सिमिलरिटीज फार आउटवे द रेशियल डिफरेंसेस अमंग मैन। ठीक है, उसके बाद पूछा गया रेस इज अ मिथ। फिर पूछा गया इज रेस अ वैलिड कॉन्सेप्ट, और अभी हाल ही में पूछा गया था रेस और रेसिज्म के बीच में कमेंट कीजिए या फिर रेस और रेसिज्म को समझाइए। ठीक है, आप ये तो समझ चुके होंगे कि रेस क्या है। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन स्पीशीज में, ठीक है, ह्यूमन स्पीशीज क्या है, होमोसेपियंस। ठीक है, तो होमोसेपियंस के अंदर भी एक ह्यूमन की सब स्पीशीज होती है मॉर्फोलॉजी के नाम पे। किसके नाम पे? मॉर्फोलॉजी के नाम पे। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बनते हैं बॉडी में। ठीक है, क्यों बनते हैं? क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में रहता है कोई इंसान, ठीक है, तो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए उसकी बॉडी पर एनवायरमेंटल प्रेशर रखता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ फीचर्स डेवलप होते हैं उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, वो फीचर्स जब मॉर्फोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग सब स्पीशीज बन जाती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन की वो फीचर्स इसलिए हैं ताकि वो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है या वो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। तो जो ये फीचर्स डेवलप होते हैं दे डेवलप ड्यू टू द एनवायरमेंटल, ठीक है, नेसेसिटीज। ठीक है, फॉर सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, फिट पॉपुलेशन का पार्ट बनने के लिए, ठीक है, कुछ फीचर्स डेवलप होते हैं एनवायरमेंट के अनुकूल। ठीक है, ताकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव कर सके। अब आप देखिए, अब नेट पे सर्च मारिए कि कॉकोसॉइड कैसे दिखता है। ठीक है, नेग्रोइड कैसे दिखता है, मोंगोलॉइड कैसे दिखता है। ठीक है, अब हमको पता है कि ये सब इंसान हैं। ठीक है, बात समझ मारिए, ये सब इंसान है, लेकिन उसके बाद भी हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, आप बोलते हैं ना चिंकी, ठीक है, चिंकी बोल देते हैं, चाइनीज बोल देते हैं, नेपाली बोल देते हैं, पहाड़ी बोल देते हैं मोंगोलॉइड को। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रेसिस्ट कैरेक्टर। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि गोरा होना अच्छा है। ठीक है, फेयर स्किन इज गुड। ठीक है, हम डालते हैं ना अखबारों में रोज, तो ये भी एक तरह का रेसिज्म है। ठीक है, क्योंकि काला होना या गोरा होना ये एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर एनवायरमेंटल एडेप्टेशन है जो आपकी बॉडी में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, जो मोटी मोटी रेसेस हैं वो 3 ही हैं, कॉकोसॉइड, नेग्रोइड और मोंगोलॉइड। इंडिया में जो है जो आपको रिप्रेजेंटेशन दिखती है ह्यूमन पॉपुलेशन की, वो मिक्स है। इंडिया में रेशियल एडमिक्सचर हुआ है। क्या हुआ है? रेशियल एडमिक्सचर। ये हम पढ़ेंगे पेपर 2 में। ठीक है, तो आप क्लियर कट नहीं बता सकते हैं कि इंडिया में कौन सी तरह की रेस है। वी हैव फीचर्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि किसी के पास कॉकोसॉइड के 3 फीचर्स हैं, मोंगोलॉइड के 4 फीचर्स हैं, या नेग्रोइड का 1 फीचर है। इस तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस पे कमेंट किया है काफ़ी सारे लोगों ने, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है, कोर कंसर्न है, वो है रेस के बारे में समझना और रेसिज्म के बारे में समझना। ठीक है, इतना बात समझ नहीं? तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो डेवलप हुआ था उसने रेसिज्म के मिथ को, रेस के मिथ को तोड़ा था। ठीक है, 1920s, 30s, 40s में क्या चल रहा था? ये रेस की तो लड़ाई थी, जो रेसिज्म पनपा था, नाजीवाद जो था, फांसीवाद जो था कि दैट वी आर सुप्रीम। ठीक है, जो इम्प्योर जीन्स है उसको पॉपुलेशन में आने से रोको, उनको खत्म कर दो, ज्यूज को मार दो, खत्म कर दो, साफ कर दो ये पॉपुलेशन। ये अनफिट जीन्स हैं। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का बहुत मिसयूज किया गया, ठीक है, हिटलर के द्वारा। ठीक है, होलोकास्ट हुआ, लोगों को मारा गया। ठीक है, ये रेसिज्म की बात है। ठीक है,
इसके मिथ को तोड़ने का काम किया था फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ने, ठीक है। जहां पे एक साइड इंडिया में एस.सी. रॉय बोल रहा था, एस.सी. रॉय बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि इंडिया में जितने भी रेशियल पैटर्न्स हैं दे आर द ब्रांचेस ऑफ द सेम कॉकोसॉइड स्टॉक, ठीक है। और वो ये भी बोल रहे थे कि जो ऑल द ह्यूमंस आर इक्वल, मैनकाइंड इज वन, ठीक है। और इसी पे बात करी थी पैटर्न ऑफ कल्चर की, किसने बात करी थी? रूथ बेनेडिक्ट ने 1940s के आसपास उन्होंने किताब छापी थी, ठीक है। कोशिश करी थी कि रेसिज्म के मिथ को तोड़ा जाए, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो डेवलप हुई, जिसने मैनकाइंड को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया, ठीक है, तो उसमें रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के निकला है, ठीक है। रेस के मिथ को तोड़ने से क्या हुआ? जब रेस का मिथ टूटा है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जरिए तो पीस प्रिवेल हुआ है। हमने ये जाना कि ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया है, और इस मॉर्फोलॉजी के हिसाब से आप हायरार्कीज नहीं बना सकते हो या फिर आप डिवीजन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके रीजंस को समझा है रेस ने। इतना समझ में आया? चलिए अब पढ़ता हूं मैं आगे, समझिएगा। ये 4-5 क्वेश्चन पूछे गए। दीज ऑल आर स्टेटमेंट्स एंड दे आर आस्क्ड एज क्वेश्चंस इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट्स कैसे हैं? कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट कभी रेस के बारे में कुछ बोल गया, जैसे जेनेटिक सिमिलरिटीज फार आउटवे द रेशियल डिफरेंसेस अमंग मैन, ये किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बोला है, ठीक है। आई थिंक फ्रांस बोस ने बोला है ये, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट जब इन्होंने बोली तो आज ये क्वेश्चन बन के पूछी जाती है आपसे, ठीक है। तो हमको क्या करना, हमको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में ये स्टेटमेंट बोली गई है, ठीक है। तो अगर कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट की आप इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ते हैं तो उसके बारे में छोटा सा नोट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ, लाइन बाय लाइन आप भी पढ़ते जाइए। वी ऑल ह्यूमन बींग्स, अवर जीनस इज होमो, ठीक है। हम क्या हैं? होमो सेपियंस हैं, जहाँ पे होमो हमारा जीनस है और स्पीशीज जो हमारा सेपियंस यह है स्पीशीज है, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं, प्राइमेट्स में आपको पता है। तो होमो सेपियंस सब हैं, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ लिविंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट वी हैव डेवलप्ड इनटू रेसेस, जो मैं बात कर चुका हूं अभी तक। डिफरेंट एनवायरमेंट में रहने की वजह से हम डिफरेंट रेसेस में डेवलप हो चुके हैं। वी कॉल रेस अ सब स्पीशीज, हम रेस को क्या बोलते हैं? सब स्पीशीज तो बोलते हैं। व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज हमारी सेपियंस है, तो उस स्पीशीज के अंदर कुछ सब स्पीशीज हैं, ठीक है। अब उनको हम रेस बोलते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो रेस है दे आर नॉट ह्यूमंस, ऑल आर ह्यूमंस, सब मैनकाइंड इज वन है, ठीक है, सब ह्यूमंस हैं। बट मॉर्फोलॉजी के नाम पे हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। बात समझ आ रही है? पर ऐसा मत समझना कि कोई सुपीरियर है कोई इंफीरियर है, सब बराबर है। इतना क्लियर हुआ? रेसेस एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस, ठीक है। फीचर्स ऑफ रेसेस आर मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब फिजिकल अपीयरेंसेस हैं, हेंस इजी टू डिफरेंशिएट रेसेस इन मैनकाइंड, और इसीलिए आप जो हैं आसानी से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब दो इंसान हैं, एक मंगोलॉइड को खड़ा कर दीजिए, एक नेग्रोइड को खड़ा कर दीजिए आपस में, तो आप ये पहचान पाएंगे कि दे आर डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। हमको ये समझना होगा कि जो पर्सन ए है और पर्सन बी है वो कौन से एनवायरमेंट में रह रहा था, मतलब वो नहीं उसके पूर्वज रह रहे थे, उसके पूर्वज के पूर्वज रह रहे थे, ठीक है। जब ये जनरेशन चलती आ रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, ऑफ या एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ द ग्लोब में, ठीक है, जब ये पॉपुलेशन रहती आ रही है तो उस पॉपुलेशन को फिट पॉपुलेशन का पार्ट बनने के लिए एनवायरनमेंट ने कुछ ऐसा प्रेशर लगाया है ताकि उस पॉपुलेशन में कुछ ऐसे फीचर्स बने हैं जिसके बेसिस पे उसकी मॉर्फोलॉजी डिफर करी है। वो वूली फ्रिजली हेयर, वो काला होना, वो नॉस्ट्रल्स का बड़ा होना, वो आंखों का एपिकेंथिक फोल्ड्स का आना, ठीक है, इन सब के फीचर्स के पीछे कुछ रीजंस हैं, ठीक है। आज हम उन रीजंस को अच्छी तरीके से नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कौन से एनवायरमेंटल प्रेशर या कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो फीचर्स डेवलप हुए जिसकी वजह से उनकी मॉर्फोलॉजी इस डायरेक्शन में गई, ठीक है। और आज हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इसी डायरेक्शन में वर्क करने की कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से कि रेस के बेसिस पे या मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे जो रेसिज्म है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो, ठीक है। जो फेयर एंड ब्यूटी आपने क्रीम सुना ना, फेयर एंड लवली क्रीम, तो आज क्या है, फेयर एंड लवली को हटाया गया, उसके नाम से कंट्रोवर्सी हुई थी। तो फेयर होना या काला होना ये आपके हाथ में नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमको इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कतई नहीं करना है, ठीक है। अब इसका ये कभी मतलब नहीं है कि फेयर लोग ज्यादा सिविलाइज्ड होते हैं, जो ब्रिटिशर्स ने कहा। ब्रिटिशर्स ने बोला कि आर्यंस हैं, हम सुपीरियर हैं, हम गोरे हैं, ठीक है, वी आर मोर सिविलाइज्ड देन यू, ठीक है, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू सिविलाइज्ड। तो अपने आप को अपने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे आप ये जज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हम गोरे हैं तो हमारे जीन्स ज्यादा प्योर हैं,
ठीक है, आप काले हैं तो आपके जीन्स वो हैं इम्प्योर हैं, तो ये गलत बात है, ये गलत नोशन है। दिस इज द नोशन ऑफ रेसिज्म, इसको निगेट करना है। जब रेसिज्म आता है ना तो लड़ाइयां होती हैं, लड़ाई लड़ी गई ना, अमेरिकन सिविल वॉर लड़ा गया 1860 में इसी बेसिस पे, ठीक है, ब्लैक वर्सेस व्हाइट की लड़ाई है, आज तक लड़ी गई। पिछले साल आपने केस देखा होगा जॉर्ज फ्लॉयड का, ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड का केस था शायद, ठीक है, उसमें क्या किया गया था, उसमें आई कांट ब्रीथ का मूवमेंट था, ठीक है। आई कांट ब्रीथ क्या है, ये रेसिज्म की ही मूवमेंट है, ठीक है, रेसिज्म के अगेंस्ट लड़ाई थी ये, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस हैज चेंज ओवर द ईयर्स, इस पे क्वेश्चन बना है, ठीक है, अब मैं पढ़ के सुना रहा हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस हैज चेंज ओवर द ईयर्स ड्यूरिंग 1920s और 40s, जो मैं बात कर रहा था 1920 1940। देखो जो वर्ल्ड वॉर लड़े गए हैं ना, उसमें एक पिलर रेसिज्म का भी था, ठीक है, एक पिलर रेसिज्म का भी था। वर्ल्ड वॉर के आड़ में रेसिस्ट टेंडेंसीज डेवलप हुई हैं देशों में, ठीक है। चलिए, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस हैज चेंज ओवर द ईयर्स ड्यूरिंग 1920s एंड 40s। रेसिज्म वाज एट इट पीक्स, नाजी हो गया, फाजी हो गया, दे वर एट पीक, ये विचारधाराएं अपने पीक पे थी। एट दिस टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस वॉज कल्चरल। पहले क्या था, हम जो जब तक हम बॉडी के अंदर नहीं झांक पाए, जब तक हम जो हैं बॉडी के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बीच के रीजंस को नहीं झांक पाए, तब हमने रेस को कल्चर के साथ जोड़ा। वी एडेड रेस विद द कल्चर, हमने ये बोला कि जो व्हाइट है उनका कल्चर सुपीरियर है, जो ब्लैक है उनका कल्चर इंफीरियर है, ठीक है। तो ये इथनोसेंट्रिक बाइसनेस डेवलप हुई जिसने रेसिज्म को डेवलप करवाया। अब हम बात करते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म की, फ्रांस बोस की, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि जो आपका कल्चर है और जो हमारा कल्चर है, ठीक है, दे आर गुड एट देयर ओन प्लेसेस एंड वी वुड रिस्पेक्ट अनटिल एंड अनलेस एनी कल्चर of anyone is harming the humanity or mankind in any of the way, ठीक है, तब तक वो कल्चर जो है सही है, ठीक है, क्योंकि आपकी सोसाइटी उस कल्चर के अराउंड बुनी गई है, हमारी सोसाइटी इस कल्चर के अराउंड बुनी गई है। हम आपस में इन दोनों कल्चर्स को इंफीरियर सुपीरियर नहीं मानने वाले हैं। वी वुड रिस्पेक्ट आर्स, यू वुड रिस्पेक्ट योर्स एंड वी वुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर्स, ठीक है। यही क्या है, ये कल्चरल रिलेटिविज्म है, ठीक है, और ये साबित करेगा और ये प्रूव करेगा कि रेसिज्म जो है उसके मिथ को तोड़ सके। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ता हूं। बाय रेस पीपल जनरली मीन्स अ कल्चर, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है। पीपल फॉलोइंग अ कॉमन रिलीजन वर व्यूड एज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ रेस। पहले क्या हुआ करता था, पहले क्रिश्चियन रेस होती थी, हिंदू रेस होती थी, मुस्लिम रेस होती थी, ठीक है। अब ये मुस्लिम होना, हिंदू होना, क्रिश्चियन होना, मतलब आपके भगवान अलग हैं, आपके भगवान अलग हैं, मतलब आपके कल्चर्स अलग हैं। तो कल्चर्स के नाम पे आपने रिलीजन बनाए, ठीक है, और उस रिलीजन के नाम पे अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। फिर आप ये बोलते थे कि इस रिलीजन से जुड़ा हुआ आदमी ऐसा है, इस रिलीजन से जुड़ा हुआ आदमी ऐसा है, तो आपने कल्चर के बेसिस पे रेसिस को क्लासीफाई किया था। फिर आप क्या करते थे, आप कभी कोशिश नहीं करते थे कि ब्लैक जो हैं या वाइट जो हैं उनको पर्टिकुलर रिलीजन के साथ जोड़ा जाए। बात समझ आ रही है, कोशिश नहीं होती थी, या फिर इस डायरेक्शन में आप नहीं सोचते थे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये मैं आगे क्लियर करूंगा, अभी सोचना मत ज्यादा इसके बारे में। तो बस इतना याद रखो कि पहले क्रिश्चियन हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ये रेस कहलाती थी। फिर बाद में जब रेस को बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोला गया, तब जाके बनी कॉकोसॉइड रेस, मंगोलॉइड रेस, नेग्रोइड रेस। इतना समझ में आया। चलिए, बाय रेस पीपल जनरली मीन्स अ कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। भाषा के नाम पे भी आप रेस बोलते थे, इंग्लिश रेस, इंडियन रेस, ठीक है, हिंदी रेस, ठीक है। पीपल फॉलोइंग अ कॉमन रिलीजन, ठीक है, वर व्यूड एज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ रेस, सच एज हिंदू रेस, मुस्लिम रेस, क्रिश्चियन रेस, एक्सेट्रा। एंड लाइकवाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दे वर क्लासिफाइड इंग्लिश रेस, फ्रेंच रेस, रशियन रेस, एक्सेट्रा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने नाजीवाद को इस्तेमाल किया, नाजिज्म को इस्तेमाल किया, ठीक है। नाजीवाद जो था उसका बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा था, जहां पे उसने ये बोला कि ज्यूज वर इंफीरियर, ठीक है, और ज्यूज को इंफीरियर दिखाते हुए उसने पावर को गेन किया, ठीक है, और अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए उसने ज्यूज का हॉलोकास्ट भी किया, उसने डार्विन की थ्योरी का मिसयूज किया, ठीक है। उसने ये बोला कि ज्यूज जो हैं उनका इम्प्योर जीन है, हमको क्लियर डिवीजन मेंटेन रखना है ज्यूज के साथ, ठीक है। इसीलिए उसने क्या किया था, उसने एक रेड उसका पट्टा भी बनवाया था, ठीक है, हाथ पे बांधते थे, ठीक है। ये क्या था, ये सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थी, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं किसको, ज्यूज को। उसने काफी सारे रूल्स निकाले कि ज्यूज का इंटरेक्शन जो है, जो जर्मन रेस है, ठीक है, ये जर्मन रेस या फिर जो नॉन ज्यूज पॉपुलेशन है जर्मनी की या पोलैंड की, वो जो है स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन करे, स्ट्रिक्ट हायरार्की, स्ट्रिक्ट डिवीजन मेंटेन करे, ठीक है।
और क्या किया उसने ज्यूज की पॉपुलेशन को कम करना स्टार्ट किया, उसने होलोकॉस्ट स्टार्ट किया, जिसके चक्कर में ज्यूज लोग बाहर भागे। कहां से भागे? जर्मनी से बाहर भागे। ठीक है, तो ये सब क्या था? ये नाजिज्म की आड़ में रेसिज्म था। ठीक है, अपनी पॉलिटिकल एजेंडा को सर्व करने के लिए ये रेसिज्म था, ये डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, जो पहले किस बेसिस पे हो रहा था? वो बेसिस था कल्चर। बाद में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जब डेवलप हुई 1920, 1930, 1940, उसने ये प्रूव किया कि द बेसिस ऑफ रेस इज नॉट कल्चरल, रादर इट इज बायोलॉजिकल। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिटलर मिसयूज नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन को, डार्विन को उसने मिसयूज किया। क्या था नेचुरल सिलेक्शन? कि फिट पॉपुलेशन जो है वो आगे बढ़ेगी, अनफिट जो है वो खत्म हो जाएगी। अब क्या बोला उन्होंने ये बोला कि हमारा तो फिट जीन है जो जर्मन पॉपुलेशन है, अनफिट जीन किसका है? ज्यूज लोगों का। अगर हम मिक्स करेंगे तो जर्मन जो आगे के हमारे ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो हो सकता है अनफिट पॉपुलेशन का पार्ट बन जाए। ठीक है, और अगर अनफिट पॉपुलेशन का पार्ट बन गए तो हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो कन्वर्ज करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमको जो है अनफिट पॉपुलेशन के जीन्स को मिक्स होने से बचाना है, तो हमको स्ट्रिक्ट डिवीजन मेंटेन करना है। तो हिटलर के नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन को मिसयूज किया। किसने? हिटलर ने मिसयूज किया। किसके? चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को। ठीक है, जीन्स मतलब इम्प्योर जीन। इफ द जीन्स मिक्स विद आर्यंस, नाजी के साथ अगर जीन्स जो है मिक्स कर गए, देन इट वुड लीड अवर पॉपुलेशन टू अ डूम्सडे। ये बात कर रहे थे कौन? बताओ? हिटलर। ठीक है, हेंस इट्स बेटर टू क्लियर देम ऑल फ्रॉम अवर लैंड एंड एट द एंड नेचर सेलेक्ट्स द बेस्ट, सिंस वी आर द बेस्ट एंड अवर प्योर रेस वुड सर्वाइव एंड ज्यूस रेस वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये कितनी गलत बात थी जो हिटलर उस समय बोल रहे थे और अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सर्व करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अब देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, तो रीजंस देखे गए कि किस बेसिस पर लड़ाइयां हुई। उसमें एक बेसिस रेसिज्म का था, उसमें एक बेसिस इथनोसेंट्रिसिज्म का था। तो हमको क्या करना था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और बनानी थी या खड़ी करनी थी, यूएनओ को खड़ा करना था। तो उसमें हमको कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है, और रेसिज्म का जो रीजन है उसको तोड़ना था, या फिर रेस के मिथ को तोड़ना था। तो अब जो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इस्तेमाल होने जा रही थी एक्चुअल फॉर्म में ग्लोबल फोरम पे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था के लिए। ठीक है, जहां पे एक पिलर खड़ा किया, ठीक है, किसने? फ्रांस बोस ने। उस पिलर का नाम था कल्चरल रिलेटिविज्म। ये इतनी बड़ी प्रिंसिपल एंथ्रोपोलॉजी ने दिया, इतना बड़ा गिफ्ट दिया मैनकाइंड को कि उसने काफी सारी लड़ाइयां आगे की रोक दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनेस्को डिक्लेरेशन स्टार्ट हुआ, वॉज रिलीज्ड। ठीक है, इट एस्टेब्लिश दैट रेस इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। उसने ये बोला कि रेस एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। ऑल रेसेस आर सब डिविजन्स ऑफ द स्पीशीज होमो सेपियंस, सो मैनकाइंड इज बेसिकली वन। ठीक है, ये किसने बताया? यूनेस्को डिक्लेरेशन ने बताया। ठीक है, बताऊंगा, आर्शले डिक्लेरेशन था शायद, मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, अब ये देखते हैं आगे। मैं आपको बता चुका हूं प्राइमेट्स में सब ऑर्डर से सुपर फैमिली बनता है, फिर फैमिली बनता है, फिर जीनस बनता है, फिर स्पीशीज बनता है, देन सब स्पीशीज बनता है रेस। स्पीशीज के नीचे जो सब स्पीशीज बनेंगे, क्लासिफिकेशन होगा, वही रेस होगा। पहले रेस क्या था? रेस वाज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट। अब रेस क्या है? रेस अब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले आप रिलीजन के नाम पे रेस को डिफाइन करते थे, अब आप बॉडी के अंदर घुस के या बॉडी की मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? सो ओवर द ईयर्स कॉन्सेप्ट ऑफ रेस हैज चेंज फ्रॉम कल्चरल टू बायोलॉजिकल। तो ये हुआ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस हैज चेंज ओवर द ईयर्स। इसमें आपको क्या डालना है कि रेस का जो कॉन्सेप्ट है पहले कल्चरल हुआ करता था, अब बायोलॉजिकल हो गया है। यही आंसर डालना है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, रेस इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इस पे बारे में बात करनी है। ठीक है, अब सुनिए, ऑल रेसेस, कौन कौन सी रेसेस हैं? कोकोसॉइड है, नेग्रोइड है, मंगोलॉइड है, दे आर द सब डिविजन्स ऑफ द स्पीशीज होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, रेस क्या है? रेस को आप क्लासिफाई करेंगे, रेस इज अ मेंडेलियन पॉपुलेशन। क्या है रेस? रेस इज अ मेंडेलियन पॉपुलेशन कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन फिजिकल फीचर्स। ठीक है, अब मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या होता है कि एक डिस्टिंक्ट जेनेटिक पूल होता है उस पॉपुलेशन का, डिस्टिंक्ट जेनेटिक पूल होता है। ठीक है, और वो सारे लोग कॉमन ज्यादातर मैक्सिमम फिजिकल फीचर्स जो हैं वो शेयर करते हैं। ठीक है, रेस इज अ मेंडेलियन पॉपुलेशन कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन फिजिकल फीचर्स। पॉपुलेशन हैविंग अ कॉमन जीन पूल इज रेस। ठीक है, अब इंडिया की मैं बात करता हूं, जो पॉपुलेशन पंजाब की और नागालैंड की है। ठीक है, अब पंजाब के आदमी को उठाओ, नागालैंड के आदमी को बिठाओ। ठीक है, अब इन्होंने अपना जेनेटिक पूल मेंटेन कर रखा है, तो धीरे धीरे ये रेस बनने की दिशा में है। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
तो सिख पॉपुलेशन जो पंजाब की है और नागालैंड पॉपुलेशन इसकी नागा की है, इनके बीच की मॉर्फोलॉजी काफी डिफर करने वाली है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर आप जेनेटिक पूल अपना मेंटेन कर लेते हैं, जेनेटिक पूल मतलब कि इसके बाहर नहीं और इसके अंदर नहीं, एडमिक्सिंग नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये चीज है। इतना क्लियर हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द रेस में ये हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। और याद करिए, रेस के फॉर्मेशन में हमने स्टार्टिंग में इवोल्यूशन में आपको बताया था वो 5 फीचर्स जिससे रेस बनता है, याद करिए। एक था म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन के बाद हमने पढ़ा था वेरिएशन, ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, बताइए, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने आइसोलेशन पढ़ा था शायद, ठीक है, और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन, या फिर नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा था, ऐसे कुछ पढ़ा था, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं पढ़ा था। ये 5 फीचर्स हमने पढ़े थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन ही पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे मैं बता रहा हूं, डायग्राम को देखिए। पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड ज्योग्राफी विथ इन मेटिंग फीचर्स, लिमिटेड ज्योग्राफी में आपस में आप मेट कर रही हैं उस पॉपुलेशन में, मतलब मेंडेलियन पॉपुलेशन है विथ रेस्ट्रिक्टेड जीन पूल, कॉमन जीन पूल इनका है। टोटलिटी ऑफ जीन वेरिएशंस जो हैं वो कम होंगी, ठीक है, टोटलिटी ऑफ जीन पूल है, वेरिएशंस जो हैं कम होंगी, ठीक है, और जीन्स इन लिमिटेड ज्योग्राफी, मॉर्फोलॉजी सिमिलर इन ऑल, लगभग सिमिलर मॉर्फोलॉजी होगी। सरदार लोग एक जैसे दिखते हैं ना, नागालैंड के लोग एक जैसे दिखते हैं ना, क्यों दिखते हैं? क्योंकि वेरिएशन कम है। वेरिएशन कम क्यों है? क्योंकि जेनेटिक पूल लिमिटेड है, ज्योग्राफिकल एरिया में जेनेटिक पूल को लिमिट कर रखा है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो ये रेस इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हम डाल सकते हैं। और मैं आगे बढ़ता हूं। 3 तरह के रेसेस हैं, एक है कॉकोसॉइड, एक है मोंगोलॉइड, एक है नेग्रोइड। तो अब कॉकोसॉइड को आप डायग्राम को खोल लीजिए गूगल करके और आप पढ़िए। कॉकोसॉइड रेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय लंबे हेयर्स, लॉन्ग हेयर्स होंगे, ठीक है, लंबे हेयर्स होंगे, ठीक है, नैरो नोज होगी, नोज जो है पतली होगी, नाक पतली होगी, ठीक है, नाक पतली होगी, स्किन सफेद होगी, व्हाइट स्किन होगी, ठीक है, या फिर फेयर स्किन होगी, वेवी हेयर्स होंगे, घुंघराले से बाल होंगे, ठीक है, हल्के से घुंघराले से बाल होंगे, वेवी हेयर्स होंगे, और टॉल स्ट्रक्चर होगा, लंबा होगा। अपने दिमाग में सोचिए, ठीक है, लॉन्ग हेड, डॉलिकोसेफली बोलते हैं, लॉन्ग हेड है, ठीक है, नैरो नोज है, नोज नैरो है, सफेद स्किन है, फेयर स्किन है, वेवी हेयर्स हैं, टॉल स्ट्रक्चर है। तो ये है हमारा कॉकोसॉइड रेस। खोलिए नेट पे और देखिए कॉकोसॉइड कैसा दिखता है। अब एक है मोंगोलॉइड। ये मैं आपको एक्सट्रीम फीचर्स दिखा रहा हूं रेसेस के, ठीक है। इंडिया में जो है इन सबका मिक्सचर मिलता है, इंडिया एडमिक्सचर मिलता है रेसेस का, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से भी आए और इंडिया के भी कुछ इंडिजिनस थे, उन्होंने एडमिक्सिंग की है। काफी सारे ट्राइबल पॉपुलेशन है जो एडमिक्स आज तक नहीं हुए हैं, तो उनके फीचर्स आपको और अलग तरीके से दिखेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे। अब है मोंगोलॉइड रेस। अगर आपको देखना है तो मैं भी भारत खोलिए और देखिए, एपिसोड 1 से स्टार्ट करिए, 2 दिन लगाइए, सारे एपिसोड देख डालिए, ठीक है, 1 से लेकर 44 तक, बहुत अच्छी फील आएगी। और सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को ध्यान से देखिए कि ये ट्राइबल्स लोग ऐसे क्यों दिख रहे हैं। वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना जेनेटिक पूल कई हजारों सालों से आज तक उतना ही रखा है, उसके आगे नहीं गए हैं। उन्होंने अपने कल्चर्स को इस तरीके से डिफाइन किया है कि उनका जेनेटिक पूल जो है रेस्ट्रिक्टेड रहे, ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आपको आदमी बता रहा हूं, मोंगोलॉइड रेस। तो मोंगोलॉइड रेस में क्या है? ब्रॉड हेड है, कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड हेड, मीडियम नोज, ठीक है, नोज जो है ना तो हमारी ज्यादा चौड़ी है ना तो ज्यादा नैरो है, मीडियम नोज है। येलो स्किन, स्किन जो है येलो है, येलो मतलब येलो स्किन समझ लीजिए किस तरीके से होती है, आप गूगल करिए दिख जाएगी आपको। येलोइश स्किन है, स्किन में येलोइशनेस है, ठीक है, बाल आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट स्टेचर, बहुत कम, जो स्किन पे बाल हैं बहुत कम है, छोटे आदमी होते हैं, शॉर्ट स्टेचर होता है, 5 फुट 5.5 फुट के बीच में कहीं लाया करते हैं। स्ट्रेट हेयर्स, बाल एकदम स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो और एपिकेंथिक फोल्ड ऑफ द आई, आंख पे एपिकेंथिक फोल्ड होता है, इस तरीके का आप देखना कि जिनको आप चिंकी बोल देते हैं ना कई बार, चाइनीज चिंकी, उनकी आंखों का देखिए किस तरह का फोल्ड होता है, उसको बोलते हैं एपिकेंथिक फोल्ड। क्या बोलते हैं? एपिकेंथिक फोल्ड। तो आप ध्यान से सुनिए, ब्रॉड होता है, ठीक है, ब्रॉड हेड, ब्रैकिसेफलिक बोलते हैं शायद, से ब्रॉड हेड हो गया। फिर मीडियम नोज हो गई, नोज जो है ना तो चौड़ी ना तो नैरो, तो बीच में हो गई, मीडियम नोज हो गई। येलोइशनेस है स्किन में, शॉर्ट स्टेचर है, एपिकेंथिक फोल्ड ऑफ द आई है। अब लालू प्रसाद जी को हम देखते हैं। लालू प्रसाद जी क्या है? कॉकोसॉइड है। कॉकोसॉइड के सारे फीचर्स है, लेकिन एक फीचर जो है उनका बालों का मोंगोलॉइड वाला है। तो इस तरह की मैं बात कर रहा हूं, ये ही है रेशियल एडमिक्सचर, ठीक है। कॉकोसॉइड है, अदर फीचर्स ऑफ कॉकोसॉइड, पर मोंगोलॉइड में स्टेट फीचर्स हैं। तो जो 7 फीचर्स होते हैं टोटल एक रेस में पहचानने के लिए एक आदमी को, तो आप ये देखते हैं कि कौन से रेस के फीचर डोमिनेट कर रहे हैं, तो आप उसको क्लासिफिकेशन में डाल देते हैं। इंडिया में चूंकि कॉकोसॉइड के फीचर्स डोमिनेट करते थे, इसीलिए एस.सी. रॉय ने यह बोला कि इंडिया में जितनी भी आपको रेशियल पैटर्न्स दिखते हैं, दे आर द ब्रांचेस ऑफ द कॉकोसॉइड स्टॉक।
और कॉकोसाइट क्या, लॉन्ग हेड, नैरो नोज, वाइट स्किन, वेवी हेयर, टॉल स्ट्रक्चर। बच्चों की तरह याद करिए, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। यही फीचर्स रखिए। इसके बाद में आपको देखिए आंसर कितने नंबर का आएगा, ठीक है। आंसर आएगा 10 नंबर का, 15 नंबर का। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कॉकोसाइट के फीचर्स बताइए, वो आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि मोंगोलाइट के फीचर्स बताइए, ना ही वो पूछेगा नेग्रोइड के फीचर्स बताइए। वो आपसे ये पूछेगा कि रेस इज अ मिथ। वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो क्लासिफिकेशन आप करते हैं रेस का, उसका बेसिस क्या है, ठीक है। तो आपको इन चीजों का इस्तेमाल करना है, इसलिए आप लिमिटेड रखिए इनको, क्योंकि आप लिमिटेड ही लिख पाएंगे। आपको एनालिसिस अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। आपके पीछे स्टोरी लाइन आपको पता होनी चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में आपको आंसर को लिखना है। इतना क्लियर हुआ। तो लालू प्रसाद जी के पास जो है 1-2 फीचर मोंगोलाइट के हैं, मैक्सिमम फीचर कॉकोसाइट के हैं। अब आपको अगर डिसाइड करना है रेशियल कॉन्फ़िगरेशन, वी कंसीडर ऑल फैक्टर्स नॉट ओनली वन फीचर्स। आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि लालू प्रसाद जी के स्ट्रेट हेयर्स की वजह से कि वो मोंगोलाइट है। आप डोमिनेटिंग फीचर्स देखेंगे कि कौन से फीचर्स की संख्या ज्यादा है, ठीक है। अब लास्ट में आपको बताऊंगा नेग्रोइड रेस, ये तीसरी और आखिरी रेस है, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेग्रोइड रेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ब्रॉड हेड, इसमें भी हेड जो होता है ब्रॉड होता है, वाइड नोज होता है। आप आदमी सामने रखिए, ठीक है, गूगल करिए, डालिए, आदमी को साइड में रखिए। ब्रॉड हेड होता है, वाइड नोज होती है, नोज जो होती है वाइड होती है, ये नोज नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नथल्ले बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। डार्क स्किन, काला आदमी, ब्राउन आदमी, शॉर्ट स्टेचर, छोटा आदमी, ठीक है। वूली और फ्रिजली हेयर, बालों को देखिए, समझ में नहीं आएगा क्या है, छोटे छोटे दूर थोड़ी थोड़ी दूरी पे वूली फ्रिजली हेयर्स होते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कि यार ये बाल कैसे काटते होंगे, अजीब से बाल होते हैं एकदम घुंघराले से, और छोटे छोटे, ठीक है, बिल्कुल ही गांठ बनी हुई बालों में, तो उसको बोलते हैं वूली हेयर, फ्रिजली हेयर। और थिक और प्रोट्रूसिव लिप, जो लिप है ये वाला लिप, ये मोटे होते हैं, थिक और प्रोट्रूसिव लिप। अब नेग्रिटो में जितना मोटा लिप होगा ना, उतनी ज्यादा वो ब्यूटीफुल है महिला, ठीक है। बात समझ आ रही है, ब्यूटी वहां पे थिक लिप से पहचानी जाती है, ठीक है। तो अब इन फीचर्स के बेसिस पे अगर आप डिस्क्रिमिनेट करने आ गए तो वो रेसिज्म है, और ये गलत है, क्योंकि ये जो फीचर्स हैं इनके अपने ज्योग्राफी में अपने एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से बने हैं, ठीक है। कॉकोसाइट कहां रह रहा था, नॉर्दर्न ग्लोब में रह रहा था। मोंगोलाइट कहां रह रहा था, ईस्टर्न ग्लोब में रह रहा था। नेग्रोइड कहां रह रहा था, अफ्रीकन रीजन में रह रहा था। तो उनकी जो हिस्टोरिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस थी वो इस तरीके थी कि उनके फीचर्स इस तरीके से बने थे, और ये आज जो है चले आ रहे हैं। जो हम पढ़ते हैं ना कल्चरल सर्वाइवल, ये हमारे मॉर्फोलॉजिकल सर्वाइवल्स हैं, ठीक है, जिनको आज हम डिस्क्रिमिनेट कतई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल आर वन, मैनकाइंड इज वन, ऑल आर सेम, ठीक है। दे ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है। वी कॉल देम रेस, ठीक है, वी कॉल देम रेस, बट एक्चुअली दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। बात समझ रही है। रेस के नाम पे हिस्ट्री में लोगों के साथ जानवरों की तरह बिहेव किया गया, ठीक है। वी कॉल देम नॉट ह्यूमन बिकॉज ऑफ दियर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की वजह से, जिसने ये प्रूव किया कि 99.99% ऑफ द जेनेटिक स्ट्रक्चर इनसाइड ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज सिमिलर। तो आपका बेसिस एकदम गलत है कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आप जो डिस्क्रिमिनेट आज कर रहे हैं, ये बहुत बहुत गलत है। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी डिफर्स इन एवरी सोसाइटी और रेस, ये नोट बना के लिखिए साइड में। जैसे मैं अंडमानीज वुमन की बात करता हूं, जो अंडमानीज वुमन है, ग्रेट अंडमानीज हैं, ठीक है, वो अपने बालों को शेव ऑफ कर देती हैं, ठीक है। बालों को, जो सर के बाल हैं, बिल्कुल शेव ऑफ कर देती हैं, गंजी हो जाती हैं, ठीक है। और ये बताती हैं, ये बोलती हैं, उनका ये मान्यता होती है उनके समाज में कि हेड्स जो महिलाएं जिनका हेड एकदम शेव्ड ऑफ होता है, इट इज द मार्क ऑफ ब्यूटी, ठीक है। उनके लिए शेव्ड हेड्स, महिलाओं के लिए शेव्ड हेड्स जो हैं, इट इज द मार्क ऑफ ब्यूटी। मोर ब्यूटीफुल वुमन कौन सी होगी, जो इसका सर जो है शेव्ड ऑफ होगा। चाइनीज गर्ल जो करती हैं, जैसे चाइनीज लड़कियां, वो ये मानती हैं कि जो पैर है, जो पैर का साइज है, फुट का साइज है, वो जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल चाइनीज गर्ल है, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। बात समझ आ रही है। तो अब ये देखिए, पैर छोटा होना साइन ऑफ ब्यूटी, सर का गंजा कराना साइन ऑफ ब्यूटी, इसका होठ का मोटा होना साइन ऑफ ब्यूटी। तो डिफरेंट सोसाइटी या डिफरेंट रीजन्स में ये साइन ऑफ ब्यूटी बदल रहा है, ठीक है। हमारे इंडिया में इस तरह से थोपा गया कि जो गोरा है वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इतना क्लियर हुआ। तो ये गलत है ना, नोशन गलत है। पीपल इन वेरियस पार्ट्स कंसिडर थिन लिप्स एज ब्यूटी। कई लोग बोलते हैं अलग अलग पार्ट्स में कि जिसके होठ पतले हैं, ठीक है, होठ पतले हैं वो ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो उनके लिए जो नेग्रिटो हैं, जिनके होठ मोटे हैं, वो ज्यादा अगली हैं, ठीक है। ये अगली, ब्यूटीफुल, ये सब रेसिज्म के नोशन हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। एक्चुअली थिन लिप्स जो हैं, अब देखो क्या है, हंसना मत, जो थिन लिप्स होते हैं वो
उसको रिजेंबल करते हैं चिंपैंजी के फीचर्स, ठीक है, चिंपैंजी के फीचर, चिंपैंजी के होठों को देखिए, ठीक है, अब ये फीचर्स बोला जाता है कि यहां से चला रहा है, ठीक है, तो इस तरह से समझिए। Hence concept of beauty differs in different society, तो हर सोसाइटी में कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी बदल जाएगी। दिस नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी इम्पार्टेड बाय एंथ्रोपोलॉजी वुड मेक अस अ टॉलरेंट पर्सन इन द करंट एरा ऑफ इंटॉलरेंस। इतना क्लियर? Race is a biological concept, not a cultural concept, is also clear from the fact that in the present age of globalization, people of Africa, America, China, Japan, etc. all are having the same types of goods and services. अब देखिए ना, मारुति 800 हर किसी ने चलाई ना, ठीक है, प्रिंटर हो गया, फोन हो गया, ठीक है, एप्पल का सब कुछ सामान हो गया, ठीक है, यूज कर रहे हैं ना लोग, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के गुड्स आर इक्वली यूज बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मॉर्फोलॉजी, हर कोई कंफर्टेबली यूज कर रहा है ना, ठीक है। तो क्या है ये, मैनकाइंड इज वन को दर्शा रहा है। हमको वो कॉमन फीचर्स को पिच करना है जिससे आप जो है समाज के हर एक वर्ग को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। यही फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का गोल है, जो रेसिज्म के नोशन को तोड़ने वाला है। इतना क्लियर हुआ? तो रेस इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, नॉट अ कल्चरल कॉन्सेप्ट, इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट इन द प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन पीपल ऑफ अफ्रीका, अमेरिका, चाइना, जापान एक्सेट्रा ऑल आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, मोटर बाइक हो गया, कार्स ऑफ सिमिलर कंपनी एक्सेट्रा। हेंस विद ग्लोबलाइजेशन कल्चरल सिमिलरिटीज हैव इंक्रीज्ड अमंग द पीपल, हाउएवर दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर टिपिकल बायोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है, सच एज हेयर फॉर्म्स अलग हैं, स्किन कलर अलग है, नोज फॉर्म अलग है, लिप फॉर्म अलग है। इन बेसिस पे इनकी मॉर्फोलॉजी तो डिफर है, लेकिन मेजर तौर पे वो चीजें सेम हैं। क्या? जो उनको ह्यूमन बना रही हैं, या जो उनको ये बता रही हैं कि आप सब बराबर हैं। केवल मॉर्फोलॉजी शुड नॉट बी द बेसिस टू क्लासिफाई पीपल, ठीक है, और टू सबऑर्डिनेट देम, ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये रेशियल पैटर्न्स को बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनने देगा। कौन? हमारा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। यही है रेस और रेसिज्म, ठीक है। तो यहां हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।